अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एंड माय व्यूअर्स। और आज एक बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और शायद आप लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते होंगे कि वीडियो अब तक अभी आई नहीं है। माजरा क्या है, लेकिन उसका माजरा ये था कि बेसिकली कुछ स्टडी के मसले थे और उस स्टडी के मसले की वजह से मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि हर 2 दिन के बाद मैं ये ट्राई करूँगा कि आपके पास इन्फॉर्मेटिव टॉपिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहे। लेट्स मूविंग फॉरवर्ड द टॉपिक। अपने टॉपिक पे पास चलते हैं और हमारा टॉपिक एक रिलीजन बेस्ड टॉपिक है जो कि एक पुराना और एशियन रिलीजन माना जाता है और विच इज़ अबाउट द बुद्धिज़्म रिलीजन। एक बुद्धिज़्म रिलीजन है, जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़्म है, उसी तरीके से एक रिलीजन है जिसका नाम बुद्धिज़्म है, यानी बुद्धिस्ट जिसको हम कहते हैं। अब वो बुद्धिज़्म का बैकग्राउंड क्या है, बुद्धिज़्म का जो प्रॉफिट था वो कौन है जिसने तबलीग की थी, जिसने इस चीज़ को फैलाया था, और उसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट है कि उस बुद्धिज़्म में 4 ऐसे फैक्टर्स हैं, 4 ऐसे ट्रुथ्स हैं जिसके ऊपर ये पूरा बुद्धिज़्म खड़ा है। चलते हम सबसे पहले कि बुद्धिज़्म कहाँ से आया। बुद्धिज़्म हमारा बेसिकली सब कॉन्टिनेंट से आया है। अब सब कॉन्टिनेंट पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सारे एक में थे। अब उसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। वो सब कॉन्टिनेंट जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते थे, बड़े सगीर कहते थे। अब उस बड़े सगीर में से एक रिलीजन आया, उस रिलीजन का नाम था बुद्धिज़्म। अब उस बुद्धिज़्म को हम इंडिजीनियस रिलीजन भी कहते हैं। हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर 4 ऐसे रिलीजन थे जिसको हम इंडिजीनियस रिलीजन कहते थे। एक हिंदुज़्म था, दूसरा बुद्धिज़्म था, और हमारा बेसिकली जो तीसरा था वो सिखिज़्म था, और चौथा हमारा जैनिज़्म था। ये जो दीज 4 रिलीजन्स आर बेसिकली फ्रॉम अ सब कॉन्टिनेंट, वो सब कॉन्टिनेंट से आए हैं। अब उस सब कॉन्टिनेंट से आए उसको हम क्या कहते थे, इंडिजीनियस रिलीजन, जो कि सब कॉन्टिनेंट से अपना ग्रोथ पाई और बड़े हुए उसकी एग्जिस्टेंस वहाँ से हुई थी, उसको हम तभी इंडिजीनियस रिलीजन कहते हैं। हमारा बेसिकली टॉपिक सब बुद्धिज़्म है, और बुद्धिज़्म बेसिकली उसका प्रॉफिट का नाम था गौतम बुद्धा। अब गौतम बुद्धा का जो बैकग्राउंड था उसकी हम थोड़ी बहुत स्टडी करें, वो बताएं कि गौतम बुद्धा एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। एक बड़ी रॉयल फैमिली थी जो कि नेपाल में रहती थी, और उस नेपाल में रहने वाली एक रॉयल फैमिली, जिसका मतलब यह है कि वो एक अमीर तरीन इंसान था। उसको प्रिंस कहते थे उसकी रॉयल फैमिली के अंदर। वो बेसिकली वहाँ रहता था, उसका ख़ानदान था एक बेसिकली रॉयल फैमिली का ख़ानदान था। अब जो गौतम बुद्धा था वो बाहर अक्सर नहीं जाता था घूमने वगैरह। उसको हर हैप्पीनेस, हर चीज़, हर खुशी में उसको ये नहीं पता था कि गम नाम की एक चीज़ होती है, एक सोरो नाम की एक चीज़ होती है, एक परेशानी नाम की एक चीज़ होती है। He didn't have anything. He didn't know about the word of sorrow, the word of sadness. उसको सिर्फ हैप्पीनेस का पता था कि हैप्पीनेस क्या है और हमें ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उसको ये पता था, उसको दुनियादारी की कुछ नहीं पता था कि क्या होता है बाहर। उसने इतना घूमा ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो पेरेंट्स थे उसको वो बाहर घूमने नहीं देते थे। जब 29 और 27 साल का हुआ तो गौतम बुद्धा की शादी भी हो गई थी, और वो प्रिंस से किंग बनने की सूरत में था। लेकिन उसने एक सोच बनाई कि मैं चलता हूँ बाहर, और वो फर्स्ट टाइम था वो बाहर गया था अपने महल से। अपना गार्ड लिया और गार्ड के साथ चलते बने बाहर, थोड़ी बहुत सैर करने, थोड़ी बहुत घूमने के, बाहर होता क्या है वो देखने। वो जब बाहर निकला तो उसे अजीब किस्म के लोग मिले। एक ऐसा आदमी मिला जो कि दुनिया की पता ही नहीं था कि दुनिया क्या होती है। वो मीन्स अजीब किस्म का एक बंदा मिला उसको। एक इसको अंधा मिला, एक इसको लंगड़ा मिला, एक इसको बहरा मिला, मीन्स हर किस्म के लोग उसको मिले। उसने सोचा कि यार
जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा था उससे ज़्यादा तो ज़िंदगी तो ये है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं जो ऐसी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि हैप्पीनेस का ज़िद जो होता है, हैप्पीनेस के बाद हैप्पीनेस का कोई जो अपोजिट है वो सैडनेस है, वो गम है, वो परेशानी है। उसका तो मुझे पता ही नहीं था। जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि यार असल में ज़िंदगी जो कम्पीटनेस होती है, जिसे हम कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी से किस तरीके से फाइट करता है, वो चीज़ें उन्हें जब उसे देखा तो फिर पता चली। उसने फिर डिसाइड किया गौतम बुद्धा ने डिसाइड किया कि यार मैं अब महल में नहीं जाऊंगा। उसने अपने बीवी बच्चों को सारों को छोड़कर उसने ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ी। उसने बोला कि यार मैं तो सिर्फ ऐसे ही घूम रहा हूँ। लेकिन जब लोगों को देखा, जब वो बाहर गया, उस आदमियों को देखा, लंगड़े को, बहरे को, अंधे को, उसने बोला कि अब मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं गुजारूंगा, मुझे अब ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं चाहिए। तो उसने डिसाइड कर लिया कि महल से मैं अब चला जाऊंगा। तो वो चला गया, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़कर कहीं दूर चला गया। अब वो एक नेपाल में एक दरख्त है जिसका नाम बोधि है। उधर उसको जब वो बोधि पर जा बसा, उधर जब खड़ा हुआ तो उसने एक एनलाइटमेंट फील की, एक सुकून फील किया। उसने कहा कि यार मुझे एक अजीब किस्म की एनलाइटमेंट मिलती है, अजीब किस्म की एनलाइटमेंट वो वहाँ से फील हो रही है। अब मैं आपको ये बता दूँ, इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि बुद्धिस्ट ज़्यादातर मेडिटेशन भी करते हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन एक उसका प्रोसेस है। गौतम बुद्ध भी ज़्यादातर मेडिटेशन का बहुत एक्सपर्ट था। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेडिटेशन में ही ज़िंदगी गुजारता था, योगा करता था, एक्सरसाइज करता था। तो मोस्टली जो बुद्धिस्ट होते हैं वो मेडिटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी एक प्रैक्टिस बन गई है बुद्धिस्ट लोगों की। वो कहते हैं कि यार हमारा एक गौतम बुद्ध जिसने इस दीन को, इस रिलीजन को फैलाया, वो भी करता आ रहा है, तो हम क्यों नहीं करें? हम उसके फॉलोवर्स हैं और तो हम उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, और जो मेडिटेशन करके दुनिया की जो ज़िंदगी की जो गमें हैं, ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं, उसको हम परे फेंकें। अब बोधि एक दरख्त था, उधर उसको क्या मिला? उसको एनलाइटमेंट मिला, उसको एक सुकून मिला। तो वहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और वहाँ से उस रिलीजन का कंसेप्ट है वो स्टार्ट हुआ कि हमें जो इस रिलीजन की जो एग्जिस्टेंस का बैकग्राउंड है वो बेसिकली ये है कि हम दुनियादारी को छोड़ दें। हमें ये दुनिया, ये लोग नहीं चाहिए। बुद्धिस्ट का मेन ही कंसेप्ट ये है कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसी जगह पे गुजारें जहाँ पर ऐसी चीज़ें ही ना हो जिसे हमें तकलीफ़ पहुँचे, जिसे हमें सफरिंग हो। उस सफरिंग को ओवरकम करने के लिए हम एक ऐसी जगह पे आ बसें, हमें एक ऐसी चीज़ें मिलें जो कि हमें दुनियादारी की परवाह को, दुनियादारी की फ़िक्र को ख़त्म कर दे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं बुद्धिज़्म के रिलीजन के अंदर। अब मैंने आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड भी बता दिया गौतम बुद्ध का, कि गौतम बुद्ध नेपाल से था, ठीक है, एक रॉयल फैमिली का एक बड़ा प्रिंस था, शहजादा था। उसने अपनी सारी ज़िंदगी छोड़ दी और ये इस चीज़ पे अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, हम चलते हैं बुद्धिज़्म के। जैसे मैंने बताया कि दैट वाज द इंडिजिनियस रिलीजन, एंड वो एक इंडिजिनियस रिलीजन है। और उसके अलावा व्हाट आर दी 4 कंपोनेंट्स, व्हाट आर दी 4 ट्रुथ्स जो कि बुद्धिज़्म रिलीजन को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा और एक बेहतर बनाते हैं। बुद्धिज़्म के 4 ऐसे ट्रुथ्स हैं जिसके ऊपर बुद्धिज़्म रिलीजन पूरा खड़ा हुआ है। फर्स्ट वन ट्रुथ ये था कि हम उस सफरिंग को कैसे ख़त्म करें, कैसे ओवरकम करें, और वो सफरिंग जो होती है वो क्या है, और वो सफरिंग क्यों आती है हमारी लाइफ के अंदर। ये तीसरा था कि वो सफरिंग जो होती है कि वो हमारी लाइफ के अंदर जो हर्डल्स होती हैं, तकलीफ होती हैं, वो क्यों आती हैं, वो क्या है, वो कैसी है, और उसका सल्यूशन क्या है, उसका आगे वे क्या है जिसके थ्रू हम उसको ओवरकम कर सकते हैं।
ये जो 4 ट्रुथ्स है जिसके ऊपर हमारा जो रिलीजन है बुद्धिज्म वो रिलाय करता है। अब ये 4 ट्रुथ्स का पूरा रिलीजन ही हमारा एक्सप्लेन होता है। अगेन मैं रिपीट करूं कि सबसे पहले ये ट्रुथ था कि सफरिंग्स क्या है लाइफ के अंदर, दूसरा कि कैसे होती हैं सफरिंग्स, तीसरा कि क्यों आती हैं सफरिंग, और चौथा कि इसके सोल्यूशन, उसका वे फॉरवर्ड क्या है जिसके थ्रू हम सफरिंग्स को ओवरकम कर सकें और हमारी जो लाइफ है वो एनलाइटमेंट की तरफ चली जाए, एक सुकून की तरफ और हैप्पीनेस की तरफ चली जाए। वो ये 4 ट्रुथ्स हैं जिसके ऊपर ये एग्जिस्ट करता है बुद्धिज्म रिलीजन। अब बुद्धिज्म रिलीजन का रिसेंट पीरियड में बताऊं कि बुद्धिज्म रिलीजन का रिसेंट पीरियड इतना पॉपुलर नहीं है, but when we talk about the subcolonial time that was a very popular and a very कि वो एक एविडेंट रिलीजन था, एक पॉपुलर रिलीजन था उस वक्त जब सबकॉन्टिनेंट था, जब पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं हुए थे, जब सेपरेट नहीं हुए थे, तब की मैं बात कर रहा हूँ कि बुद्धिज्म रिलीजन एक पॉपुलर रिलीजन था। लेकिन when we talk about the now तो वो एक पॉपुलर रिलीजन नहीं है, क्योंकि इस्लाम आ गया और इस्लाम की वजह से वो सारी कुछ लोग ऐसे थे वो जिन्हें इस्लाम कबूल कर लिया। अब बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म ज़्यादातर अफगानिस्तान के अंदर भी वो गया था, और इंडिया में तो बेसिकली है। नेपाल जो है वहाँ तो ज़्यादातर बुद्धिस्ट ही रहते हैं। श्रीलंका में भी ज़्यादातर बुद्धिस्ट रहते हैं, और नेपाल है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान में भी बुद्धिस्ट रहते हैं। और अफ़गानिस्तान में एक बड़ा सा पुतला था जो कि एक लंबा सा पहाड़ के ऊपर था जिसका गौतम बुद्धा की तस्वीर थी। वो अशोका किंग पता नहीं क्या, वो बेसिकली वहाँ लगा हुआ, उसने तालिबानों ने उसको ख़त्म करने की भी कोशिश की बम से। वहाँ पर भी इसका मतलब यह है कि वहाँ पर भी उस गौतम बुद्धा ने इस बुद्धिस्ट रिलीजन को लेके आया था अफगानिस्तान तक। लेकिन आज इतना खास और इतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन नेपाल हो, श्रीलंका हो, वहाँ पर ज़्यादातर बुद्धिस्ट रहते हैं। अब ये हमारा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन थी और छोटी सी एक नॉलेज थी जो कि बुद्धिज्म के बारे में थी, और आई होप कि यू कैन टेक एडवांटेज एंड यू कैन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन को आप हासिल करोगे और गेन करोगे, और इंशाल्लाह आगे एक अच्छी सी अच्छी वीडियो में आपके पास पहुंचाता रहूँगा, रिलीजन के टॉपिक के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से। और आई होप कि आप इस चीज़ को देखोगे और आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से वॉच करोगे। अगेन मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो को पूरा देखें, और क्योंकि आपके लिए फ़ायदा है, और उसके साथ साथ प्रेस द बेल आइकन बटन और सब्सक्राइब माय चैनल मोइज़ स्पीक्स, और लाजमी बेल आइकन बटन लाजमी दबाना, क्योंकि जब आप बेल आइकन बटन दबाएंगे तो उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन होगी मेरी वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जब मैं वीडियो दूंगा। तो काइंडली प्रेस, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, प्रेस बेल आइकन बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ मोइज़ स्पीक्स। लाइक करें, कमेंट करें वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।